हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये वही सेशन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित है। इन दिनों इस श्रृंखला में आपके सामने फिलर्स के एपिसोड लाए जा रहे हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बाद 2 एपिसोड रखे और वो दोनों एपिसोड 5-5 क्वेश्चन का एक सेट था, जिसमें हर क्वेश्चन को आपने एक निश्चित समय सीमा के अंदर सॉल्व किया और उसके बाद फिर हमने हर क्वेश्चन की एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखी, जिसमें ऑप्शन में दिए गए वर्ड्स की मीनिंग बताई, वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, मतलब नाउन का है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसे किस तरीके से किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसा कहना ज्यादा उचित है क्योंकि एक वर्ड जो है कभी कभी नाउन भी होता है, कभी कभी वर्ब की तरह, कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है। मैंने उन सबको विस्तार से रखा और यही एक वजह थी कि एपिसोड लंबा भी हुआ और सिर्फ हम 5 सवाल कर पाए। आज से यहां पर थोड़े बदलाव के साथ हम 10 सवाल को शामिल करेंगे। बदलाव जो पहला है वो ये है कि मैं सवाल पहले पढ़ देता था, वो अब मैं नहीं पढ़ूंगा। आपको खुद ही सवाल पढ़ना है, सोचकर उसी समय सीमा के अंदर उसे सॉल्व करना है। दूसरा बदलाव होगा कि जो उसमें कॉमन वर्ड होगा ऑप्शन में, उसकी मीनिंग नहीं बताऊंगा। वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, इसकी भी जानकारी आपको मैं नहीं दूंगा। अगर कोई सुपर बिगनर है, ऐसे बच्चे हैं जिनको उन शब्दों के जो मीनिंग में भी परेशानी हो जाती है या फिर ये समझने में कि वो वर्ब है या एडजेक्टिव, तो आप किसी एक अच्छी मोबाइल डिक्शनरी जो कि आपके मोबाइल में, स्मार्टफोन में उपलब्ध है, या फिर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टू इंग्लिश या लॉन्गमैन, जो भी डिक्शनरी आपके पास अवेलेबल है, आप उससे मदद लेकर के उसको इंप्रूव करें। कोई दिक्कत होती है, लिखने में कोई परेशानी नहीं है, आप कमेंट करके मुझे नीचे सूचित करेंगे तो हम उसका जवाब आपको आगे आने वाले समय में दे देंगे। लेकिन यहां पर 10 क्वेश्चन अगर शामिल नहीं करते हैं तो फिलर्स को समाप्त करने में काफी लंबा समय लग जाएगा और फिर कहीं ना कहीं आपकी आने वाली परीक्षा में वो परेशानी का कारण बनेगा और मुझे दूसरे पोर्शन को शामिल करने में काफी देरी होगी। तो चलिए यहां पर नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। आज रखेंगे हम 10 क्वेश्चन, 11वें से शुरू करके 20 तक सबको निश्चित समय सीमा के अंदर बनाइए और बताइएगा जरूर कि आपको कितने अंक आए। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। रखते हैं बारी बारी से सवाल नंबर 11 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन को। जो समय सीमा दी गई है उसमें आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे बच्चे जो इस दुविधा में फंसते हैं कि 15 सेकंड बीत गया और मैं तो क्वेश्चन पढ़ने में ही फंस गया, तो धैर्य बनाए रखिए, इसे देखते रहिए, क्योंकि आने वाले 10-15 एपिसोड के बाद आपको यह महसूस होने लगेगा कि अब मैं कर सकता हूं। वैसे एक मेरे तरफ से उपाय है आपके लिए कि अगर आप 15 सेकंड बीत जाने पर क्वेश्चन पढ़ने में ही फंसे रह जाते हैं तो जरूरत है आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करने की। जो मैं कहता हूं कि आप एक एफिशिएंट रीडर बनो, ये बहुत जरूरी है। ये एपिसोड आपको आईना दिखाएगा कि आपके लिए इंग्लिश में सिर्फ ज्ञान ही परेशानी नहीं है, आप पढ़ ही नहीं पाते सवाल। समझना तो दूसरे पायदान पर आता है, पहले आपको एक अच्छा रीडर होना चाहिए। खैर, बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहां पर रखते हैं और वो है सवाल नंबर 11। मैं आपके लिए समय की भी व्यवस्था कर दूं, ये समय आपका रह गया आपके सामने। अब यहां पर मैं आज से सवाल नहीं पढ़ने वाला हूं। आपको पता है फिलर अगर एक है तो ऑप्शन में एक वर्ड होगा, 2 है तो 2 वर्ड है, आप उस हिसाब से बनाइए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। यहां जो सवाल है, सवाल में कह रहा है इट इज द, और यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑफ सेल्फिशनेस फॉर मेन हु फुल्ली, और फिर ये दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, इन देयर ओन केस द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ गुड एजुकेशन टू डिनाई दीज एडवांटेजेस टू वुमेन। अब कह रहा है कि इसमें कुछ ऐसी बात कही जा रही है कि सेल्फिशनेस की कोई सीमा हो सकती है, हाइट हो सकती है, लेवल हो सकता है, इस तरह की बात यहां पर कही जा रही है। क्या इंसान यानी पुरुष के लिए कि जो ये समझते हैं कि एजुकेशन का उनके लिए बहुत लाभ है, लेकिन उसी बात को वो नारी के केस में, वुमेन के केस में नकार देते हैं।
है ना, टू डिनाई दीज एडवांटेजेस टू वुमेन। तो यहां पर जो है इसमें ऐसे शब्द को फिल करना है जो इस सेंस को कंप्लीट कर पाए। अगर आप सेंस को देख पाएंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो पहला वर्ड है पैरोडी, इसका मतलब होता है नकल करना। जो ऑप्शन नंबर ए है इसका मतलब होता है नकल करना, या उसका दूसरा आप रख सकते हैं नकल। और ये जो पैरोडी है ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। अब देखिए क्या हम ये जो पहला वर्ड है इसी को हम फिलर में डाल के देखते हैं। क्या कह रहा है? इट इज द पैरोडी ऑफ सेल्फिशनेस। ये स्वार्थ का नकल है। ये मीनिंग ही नहीं बैठा है ना। स्वार्थ की नकल क्या हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो इसलिए ये ऑप्शन मेरा यहां से खत्म हो गया। इसमें जो दूसरा वर्ड है डिमांड, वो वाले फिट बैठ जाए, हु फुल्ली डिमांड इन देयर ओन केस द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ गुड एजुकेशन। ये हो सकता है, दूसरे वाले में लग रहा है कि ठीक है, बट पहले वाले में जो पैरोडी है उसकी मीनिंग वहां फिट नहीं आ रही है। अब दूसरा क्या कह रहा है? एक है हाइट, और अगर इसको देखें तो ये देखिए क्या कह रहा है, इट इज द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस। और ये लग रहा है कि यार सही है। अब आगे देखिए कि फिर दूसरे सी ऑप्शन में भी हाइट है। उसके बाद है एक डिग्री। तो देखिए डिग्री का मतलब कोटि से है, मात्रा से है, दर्जा से है, लेकिन वो किस कोटि का है, किस मात्रा का है, तो ये सेंस आया नहीं। डिग्री ऑफ सेल्फिशनेस, ये कौन सी डिग्री है भाई? हाई डिग्री कह सकते हैं, लो डिग्री ऑफ सेल्फिशनेस कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से यूज करेंगे तब डिग्री जो है वो कंप्लीट मीनिंग दे पाएगा। तो इस लिहाजन जो है यहां से डी नंबर ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। और ई में क्या कह रहा है? फिर से लेवल है, तो हाई लेवल, लो लेवल ऑफ सेल्फिशनेस ये हम बोल सकते हैं यहां पर। तो यहां से ये लेवल की वजह से भी कट जाएगा। अब देखिए कि मेरे पास जो वर्ड है इसमें है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट में देखिए ए टी ई जो लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड वर्ब सफिक्स। अमूमन दुनिया के जितने भी वर्ड्स हैं उसमें अगर ए टी ई लगा हुआ है, अमूमन मैं कह रहा हूं, कुछ एक केस में नहीं भी हो सकता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि शब्दों के साथ ये एक्सेप्शन लागू होता है। तो यहां पर अमूमन आपको 100% के लगभग कह सकते हैं कि ए टी ई सफिक्स वाले जो वर्ड होते हैं वो वर्ब होते हैं। और एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना करना। तो ये सेंस जो है यहां पर आ रहा है। दूसरा जो है ये डी में भी है, तो डी ऑलरेडी हम एलिमिनेट कर चुके हैं। मेरे पास बच गया है कौन कौन सा ऑप्शन? बी और सी। इस दोनों ऑप्शन को देखना है। तो ए बी में भी हाइट है, सी में भी हाइट है, तो पहला फिलर तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरे फिलर में है एप्रिसिएट, और सी का जो ऑप्शन है, जो वर्ड है एसिमिलेट। अब इस एसिमिलेट का मतलब होता है अपनाना। क्या होता है? अपनाना, या होता है सम्मिलित करना। अब देखिए कि सम्मिलित करना। अब दोनों को हम बारी बारी से देख करके सेंस जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि इट इज द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस फॉर मेन who fully appreciate in their own case the great advantages of education to deny these advantages to women। तो ये लग रहा है ना कि अपने केस में पूरी प्रशंसा करते हैं, उस बात की सराहना करते हैं, उस बात को वो मानते हैं कि भाई जो एजुकेशन का, जो गुड एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। बट इसी बात को वो औरतों के केस में नकार देते हैं, डिनाई कर देते हैं। एसिमिलेट का मतलब जो है अपनाना, तो यहां जो है हु फुली एसिमिलेट इन देयर ओन केस, अपनाते हैं गुड एजुकेशन को, ये मीनिंग सक्षम रूप से नहीं दे पा रहा है। इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखिए एसिमिलेट वर्ड की वजह से, उसके सेंस की वजह से, और जो लाइन की डिमांड है उसके हिसाब से जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है। दैट्स व्हाई जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका बी। और वैसे एक मैं यहां पर ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन ये ट्रिक वैसे बच्चों के लिए है जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दिए हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है। देखिए मैं दायरा बांट रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं, जिनका कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन से कट ऑफ रह जाएगा, तो वो इस तरीके के रिस्क ले सकते हैं। सुपर बिगनर्स, बिगनर्स, इंटरमीडिएट, ये वैसे बच्चे हैं जिनको ये रिस्क या जो मैं बता रहा हूं ये फॉलो नहीं करना है। देखिए इस सीरीज में जो दूसरा एपिसोड आया शायद, उसमें एक जगह पर था वर्च्यू और रेवरेंसेस। ये 3-4 ऑप्शन में था, वर्च्यू भी था, रेवरेंसेस भी था। लेकिन जिस ऑप्शन में वर्च्यू और रेवरेंस दोनों एक में था वो मेरा आंसर था। उसी तरीके से यहां देखिए कि आप एक चीज समझिए कि हाइट देखिए बी में भी है, हाइट देखिए सी में भी है, एप्रिसिएट देखिए बी में भी है, और एप्रिसिएट डी में भी है। मतलब यह है कि
ऐसा कॉमन वर्ड है दोनों फिलर के लिए जो एक से ज्यादा ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैक्सिमम चांस ऐसा बनता है कि आप इसको टिक करके रिस्क ले सकते हैं। अगर सही हो गया तो 1 मार्क का फायदा होगा, पेनाल्टी जो है 1/3 या 1/4 उतना ही लगेगा ना। तो वैसे भी कौन सा कट ऑफ सिक्योर कर रहे हो आप? मैंने क्या कहा कि रिस्क के केस में आप ये ले सकते हो कि अगर एक कोई वर्ड एक से ज्यादा ऑप्शन में दिख रहा है और वो दोनों फिलर्स के साथ कंडीशन लागू है, तो वो एक से ज्यादा बार आए वर्ड जिस ऑप्शन में एक साथ मौजूद है, दिस मे बी योर आंसर। ये आपका आंसर हो सकता है, जैसा कि यहां पर बी में हुआ है। क्यों? क्योंकि हाइट बी में भी है, हाइट सी में भी है, ये पहले फिलर के लिए है। एप्रिसिएट बी में भी है और एप्रिसिएट डी में है, ये दूसरे फिलर के लिए है। और ये हाइट और एप्रिसिएट दोनों बी में मौजूद है। तो हमने एक अंदाजा लगाया, और ये अंदाजा वही लगा सकते हैं जो बहुत ज्यादा पारी खेल चुके हैं। कभी कभी अच्छे खिलाड़ी द्वारा लगाया गया तुक्का वाला शॉट आंख बंद करके भी स्टेडियम से बाहर चला जाता है, 6 स्कोर होता है। तो मैं उनके लिए बात बता रहा हूं, लेकिन हमेशा इसे लागू नहीं करना है। पहले ही बता दे रहा हूं, हैशटैग कि असावधानी से इस रूल को अप्लाई ना करें, इस ट्रिक को ना अपनाएं। सिंपल, इमरजेंसी के केस में आप लगा सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। देखते हैं आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 12, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, जो अभी मैंने ट्रिक बताया है पहले उसी के हिसाब से ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है उसमें भी वो ट्रिक लग रहा है। देखिए, एनकरेज्ड ए में भी है, ठीक है, और यही एनकरेज्ड जो है वो ई में भी है, ठीक है। 2 जगह दिख गया कि एनकरेज जो है वो ए में भी है पहले ऑप्शन के लिए, यानी पहला जो फिलर है मेरा उसके लिए एनकरेज्ड ए में भी दिया है और एनकरेज्ड ई में भी दिया है। उसके बाद रेनफोर्स ए में भी दिया है और रेनफोर्स डी में भी दिया है। ये जो रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं ये मेरे ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हम इस पर एक स्टार मार्क यहां पर लगाते हैं कि जो ट्रिक मैंने आपको अभी बताया है उसके हिसाब से हो सकता है कि ए नंबर मेरा आंसर होगा। अब इसको हम पूरे मीनिंग के हिसाब से समझ करके जांच लेते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो आपको यह भरोसा हो जाएगा कि इमरजेंसी के केसेस में आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि द लर्नर शुड बी, और एक फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे ही बी लगा हुआ है इसके बाद एक पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए, है ना। और देखिए कि हर ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या, एनकरेज्ड, डायरेक्टेड, एनकरेज्ड, कॉशन्ड एंड फोर्स्ड, ठीक है। तो ये पहला फिलर जो है इस आधार पर एलिमिनेट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो वर्ड दिया गया है पहले फिलर के लिए सब उस फॉर्मेट पर, ग्रामेटिकल फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। कह रहा है टू टेक अ स्मॉल फर्स्ट वन स्टेप। अब यहां पर क्या कह रहा है कि लर्नर जो है, जो सीखने वाले हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए। अब ऑप्शन में मेरे पास है एनकरेज, फोर्स, डायरेक्टेड, तो कहीं ना कहीं फोर्स जो है वो गलत हो जाएगा। कि जो सीखने वाले हैं आप उसको दबाव नहीं डाल सकते हैं, आप उसको दिशा निर्देश दे सकते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं सॉरी, जो सीखना चाहते हैं उनको आप दिशा निर्देशित कर सकते हैं, उसको आप डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको आप गाइड कर सकते हैं, उसको प्रेरित कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टेड मेरा ठीक दिख रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है, एनकरेज्ड जो है वो सही दिख रहा है। फिर जो है कॉशन, यहां पर मीनिंग नहीं जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कॉशन का मतलब होता है सावधानी से, है ना, कॉशस का मतलब होता है सावधान, तो कॉशन यहां पर जो है नहीं मीनिंग को दे पाएगा। तो मेरा इस आधार पर जो एलिमिनेट हुआ वो बी और डी आपका एलिमिनेट हो गया। क्लियर? मेरे पास बच क्या गया, ए, सी और ई। इसमें है एनकरेज्ड एंड रेनफोर्स, डायरेक्टेड एंड रीऑर्गेनाइज। अब यहां पर रीऑर्गेनाइज की बात देखिए कि जब लर्नर है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज किया गया होगा, तभी आप दिशा निर्देशित कर सकते हैं या तभी आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो ये जो आगे लिखा हुआ है कि दैट विल प्रोवाइड इमीडिएट सक्सेस एंड रीऑर्गेनाइज द लर्निंग, ये रीऑर्गेनाइज द लर्निंग क्या है,
जब हम उनको पहला स्टेप लेने के लिए प्रेरित करें या दिशा निर्देशित करें, दैट मींस वो पहले से ऑर्गेनाइज है, तो रीऑर्गेनाइज करना वहां पर जो है सेंस नहीं दे पाएगा, और इस लिहाजन मेरा सी भी यहां से खत्म हो गया। क्लियर है कि आपका बी, डी और सी ये ऑप्शन नहीं होगा। अब मेरे पास क्या बचा, ए और ई, क्योंकि दोनों में एनकरेज्ड है। अब पहला ऑप्शन है रीइंफोर्स, हम जरा इसको देख लें। तो रीइंफोर्स का मतलब होता है समर्थन करना। क्या होता है, समर्थन करना, या होता है बढ़ाना, ठीक है, या होता है मजबूत बनाना, ठीक, और ये वर्ब की तरफ प्रयोग किया जाता है। अब एक्नॉलेज का मतलब होता है आभार प्रकट करना, ठीक है, आभार प्रकट करना। दूसरा होता है पसंद करना, ठीक है, पसंद करना। तीसरा क्या होता है, स्वीकार करना। तो अब देखिए यहां पर स्वीकार करना। अब ए नंबर को हम यहां पर लगा करके देखते हैं, क्या कह रहा है कि द लर्नर शुड बी एनकरेज्ड टू टेक अ स्मॉल फर्स्ट स्टेप, वन दैट विल प्रोवाइड इमीडिएट सक्सेस एंड रीइंफोर्स द लर्निंग। मतलब है कि वो जो है एक इमीडिएट सक्सेस भी देगा और लर्निंग को जो है वो बढ़ावा भी देगा, मजबूत भी बनाएगा, उसका समर्थन भी करेगा। दूसरे में क्या कह रहा है कि अगर हम उसको प्रेरित करें पहला स्टेप लेने के लिए, तो वो आभार प्रकट करेगा लर्निंग को, पसंद करेगा लर्निंग को। ये सार्थक मीनिंग नहीं दे पा रहा है पहले वाले के हिसाब से। मिला जुला के घसीटी हुई मीनिंग को समझेंगे तो आप कहेंगे हां सर सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन सटीक की जब बात करेंगे, मैंने पहले भी कहा है कि आपको आंसर वही चुनना है जो अप्रोप्रिएट हो। अप्रोप्रिएट के नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं फिलर्स जैसे क्वेश्चन के लिए। तो इसीलिए इस आधार पर जो है मेरा ए ही आंसर है, और जो ट्रिक बताया था उसके आधार पर भी मैंने स्टार मार्क ए को ही किया था। इससे यह साबित होता है कि यह ट्रिक जो है अपनाया जा सकता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी, कि जब आपको कट ऑफ बचाना हो तो उस जगह पर ऐसे रिस्क लिए जा सकते हैं। बट मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि हमेशा ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है। अपनी बुद्धि, विवेक और क्षमता का प्रयोग करके सवाल बनाना है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, मुझे बताते हुए डर भी लग रहा है, क्या पता आप लोग अपने मन में बना लेंगे, अरे नया नियम आ गया, सर बता दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने बताया कि वो करके देखो, आप जस्टिफाई करो, क्लैरिफाई करो, क्या ऐसा होता है, नहीं भी हो सकता है। बट यहां 3 क्वेश्चन में हुआ है, पिछले सेट में भी हुआ और अभी बैक टू बैक 2 क्वेश्चन में हो गया। तो इसीलिए इस सवाल का जो 12वें का आंसर है वो हो गया आपका ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और सवाल है 13वां, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए बड़ा ही मजेदार सवाल है। क्या कह रहा है, हिज डेथ, किसी की मृत्यु की बात हो रही है ना, हिज डेथ, और एक फिलर है मोर ट्रिब्यूट्स। ट्रिब्यूट्स का मतलब क्या होता है, सब जानते होंगे, श्रद्धांजलि। क्या होता है, श्रद्धांजलि, है ना, और श्रद्धांजलि मृत्यु के बाद ही दी जाती है। क्लियर है। कह रहा है देन हैव बीन पेड एट द, सेकेंड फिलर में क्या है कि वो पे किया गया, मतलब उसको मिले, हिज डेथ्स। आप यहां पर कह सकते हैं कि उसको दिया गया, उसको मिला, या उसने पाया, ऐसा सेंस आ सकता है। ठीक है, पहले वाले के लिए कह रहा है किसकी तुलना में, कि किसी भी ऑफ एनी अदर ह्यूमन बीइंग इन हिस्ट्री, मतलब किसी भी इंसान को उतनी श्रद्धांजलि नहीं दी गई। तो जीवित को दी जाएगी, नहीं दी जाएगी ना। देखिए डी नंबर ऑप्शन में सेकंड के लिए लिविंग लिखा हुआ है, ये सही होगा, नहीं होगा ना। अगर हम लिख दे पेड एट द लिविंग ऑफ एनी अदर ह्यूमन बीइंग इन हिस्ट्री, आएगा सही मीनिंग? नहीं आएगा। ये जो एक वर्ड है हेल्म, इसका मतलब होता है एक तो पतवार और एक होता है अ पोजीशन ऑफ लीडरशिप। अब बताइए कि इसको ट्रिब्यूट से क्या लेना देना है कोई लेना देना? नहीं ना। पतवार को श्रद्धांजलि देंगे, मरेगा तब। भाई देखिए वर्ड की मीनिंग समझिए, यहां पर सिंपल सा है कि ये भी मेरा आराम से एलिमिनेट हो गया। अब क्या कह रहा है, पेड एट द डिस्क्रिप्शन। ये थोड़ा कहीं ना कहीं लग रहा है कि वर्णन में, मतलब डिस्क्रिप्शन जो है उसको कहीं वर्णित नहीं है, तो यहां पर वो सेंस आप लगा सकते हैं, बट ये भी कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा जो सी का पहला ऑप्शन है डिलीवर्ड,
वो जो है वहां फिट नहीं बैठ रहा है कि हिज डेथ डिलीवर्ड मोर ट्रिब्यूट्स, उसकी मृत्यु ने ज्यादा श्रद्धांजलि डिलीवर किया, ये यहां पर जो है सेंस नहीं फिट बैठेगा, इस लिहाजन ये भी मेरा यहां से खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, एक तो बचा ए और एक बचा ई। मैंने पहले से ही कहा है एलिमिनेशन प्लस सिलेक्शन सेंस आपको जैसे बनाना है, और अभी शुरुआत में मैंने पहले कहा है कि तुक्का लगा सकते हो, पढ़ के अगर लगे तो शुरुआती कुछ एपिसोड्स तक ये करके देखो तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका भरोसा बढ़ेगा खुद पर कि हाँ मैं कर सकता हूं। लेकिन सूझबूझ को बंद नहीं करना है, वो जारी रखना है। जब मैं बताता हूं तो ध्यान से सुनिए, कोई भी दुविधा हो नीचे कमेंट में लिख करके मुझे सूचित जरूर करिए। क्या है फिर देखिए, यहां जो परपेचुएशन है इसका मतलब होता है जारी रखना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जारी रखना, या होता है स्थायीकरण। अब देखिए यहां पर ION सफिक्स लगा हुआ है तो उस लिहाजन ये नाउन है, लेकिन परपेचुएट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जारी रखना, और ये भी इस फिलर में फिट नहीं बैठ रहा है कि पेड एट द परपेचुएशन ऑफ एनी अदर ह्यूमन बीइंग इन हिस्ट्री, ये मीनिंग को नहीं कंप्लीट कर रहा है। उसी जगह पर जब हम पहला देख रहे हैं तो पहले में क्या कह रहा है कि वो दूसरे वाले फिलर्स को एकदम 100% जो है सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कि पेड एट द पासिंग ऑफ, पास का मतलब होता है गुजर जाना, है ना, किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो पास कहते हैं, पासिंग उसके लिए पास करना, पास हो जाना यूज करते हैं, मतलब उनका देहांत हो गया, तो ये वर्ड यूज किया जाता है कि हिज डेथ ब्रॉट मोर ट्रिब्यूट्स देन हैव बीन पेड एट द पासिंग ऑफ एनी अदर ह्यूमन बीइंग इन हिस्ट्री, मतलब है उनको बहुत ज्यादा आए तुलना में अभी तक हिस्ट्री में जितने भी लोग मरे उनको जितनी श्रद्धांजलि दी गई उससे ज्यादा। तो इसीलिए जो इसका आंसर है वो है आपका ए। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ब्रॉट एंड पासिंग। चलिए अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 14, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। क्या कह रहा है कि ओनली विद एग्जीक्यूटिव। अब देखिए एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, वैसे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, जो किसी संस्था को संचालित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनके हाथ में प्रशासन की बागडोर होती है, वैसे लोगों के लिए हम एग्जीक्यूटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि ओनली विद एग्जीक्यूटिव। अब यहां पर देखिए एग्जीक्यूटिव पोजीशन, डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, ठीक है, तैनात करना। चूंकि यहां डिप्लॉयमेंट लिखा हुआ है तो इसको हम तैनाती लिखेंगे, और ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। ये याद रखिएगा कि MENT सफिक्स जहां जहां भी लगा हुआ है वो नाउन होता है। डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, ये देखिए सब जगह पर लगा हुआ है MENT। उसी तरीके से यहां पर डिप्लॉयमेंट भी जो है वो नाउन की तरह है। उसके बाद देखिए कॉन्टिजेंट, इसका मतलब होता है आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक, या फिर इसको कह सकते हैं सैन्य दल, या कह सकते हैं निर्भर, और ये इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव की तरह। तो इसका जो है ओनली विद एग्जीक्यूटिव कॉन्टिजेंट, ये यहां पर मीनिंग नहीं दे पाएगा, आकस्मिक का कोई सेंस ही नहीं है। जब हम आगे पढ़ रहे हैं, कैन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेंट्रेट इट्स एनर्जीज ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, प्रतिस्पर्धात्मक हिंदी में कहते हैं उसको, जो मतलब प्रतिस्पर्धा शब्द है, तो कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उस पर जो है कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ये तभी हो सकता है संभव जबकि क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट, जो यहां कमिटमेंट वर्ड है ना, एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट जब होगा तभी होगा। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ले सकते हैं, उनका जो कमिटमेंट है अगर वो रहे तभी जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस गेन करने के लिए जो एनर्जी है वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं आने वाले समय में। वो कह रहा है ओनली विद एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट। एक वर्ड यहां पर फिट बैठ रहा है, डिप्लॉयमेंट भी ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। पोजीशन से जो है आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस पर कंसंट्रेट कर सके अपनी एनर्जी, ऐसा नहीं हो सकता है। पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको डिसीजंस लेने होते हैं, आपको कमिटमेंट दिखाने होते हैं कि भाई जो स्टेप मैंने लिया है उसको बरकरार रखना है, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के जो है आपका लाभ जो है, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है उस पर आप अपनी पूरी एनर्जी जो है कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये तब जब आप कमिटमेंट दिखाएंगे। तो इसीलिए, और यहां पर जो है मोल्ड का मतलब ढालने से होता है, बनाने से होता है ढालना,
सांचा, शैली, ठीक है, ये भी वर्ब है, मोल्ड वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा करके यूज किया गया है, ठीक है। तो मोल्डिंग का मतलब होता है ढालना। और एग्जीक्यूटिव सेटिस्फेक्शन, भाई एग्जीक्यूटिव सेटिस्फेक्शन से कहीं पर भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का कोई लेना देना है ही नहीं। आप कोई जो है एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर है और वो संतुष्ट है, तो उसके संतुष्ट होने से भाई आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो बरकरार रह जाए, उस पर आपकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट रह जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप तो किसी भी स्थिति में संतुष्ट रह सकते हैं। यहां पर बात जो सबसे बेहतर निकल करके आ रही है वो डी ऑप्शन का मीनिंग सटीक और सही बैठ रहा है कि ओनली विद द एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट कैन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेंट्रेट इट्स एनर्जीज ऑन सस्टेनिंग। और देखिए सस्टेन का मतलब होता है निर्वाह करना, है ना, निर्वाह करना, बनाए रखना। इसको सबसे अच्छा समझ सकते हैं जब हम इसको एक वर्ड है सस्टेनेबल, ABLE लगाकर बोले, टिकाऊ जिसको कहते हैं, कि उस पर आप टिके रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, ठहराव, अपनी स्थिति को जो है वो स्टैटिक रख सकते हैं। तो बनाए रखना इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सस्टेन जो है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका ING लगा करके हम यहां पर इस्तेमाल किए हैं, ऑन सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर टाइम। और तब जाकर के ये जो है सेंटेंस कंप्लीट होगा। इस आधार पर जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। देखिए इसमें कहीं ना कहीं आपको भ्रम पैदा होता होगा कि भाई एग्जीक्यूटिव पोजीशन भी तो ठीक लग रहा है। देखिए ठीक लगना, सुनने में अच्छा लगना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पोजीशन आपने सुन रखा है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन आपने सुन रखा है। एक्चुअली पोजीशन या डिसीजन या कुछ और कोई भी वर्ड वो उस सेंटेंस में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। और अगर वो वहां फिट बैठ रहा है तभी आप उसके साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसका प्रयोग नहीं करिए, क्योंकि मीनिंग खराब हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक मोटा मोटी सेंस जो आपके अंदर लाइन जो दिया हुआ उसको पढ़ के आ रहा है, तो उस पर भी आपकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए। एलिमिनेशन है, सिलेक्शन है, लेकिन सेंस को भी देखना है, उसको भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उस आधार पर भी देखिएगा। तो यहां पर यह सवाल जो है सीधा सीधा कहीं ना कहीं शब्द बहुत हल्के हैं। और हाँ, एक वर्ड है यहां पर देखिए फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना, गढ़ना, स्पेशली झूठी कहानी बनाने को हम कहते हैं फैब्रिकेट, ठीक है। वर्ड जो है वर्ब है फैब्रिकेट, उसी से बना हुआ है फैब्रिकेटिंग। मैं यहां पर लिख के समय नहीं बर्बाद कर रहा हूं। फैब्रिकेट का मतलब होता है झूठी कहानी बनाना, ठीक है, गढ़ना, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं फैब्रिकेटिंग का। यहां पर उसमें ING लगा करके इसको रखा गया है। तो इसीलिए सारे ऑप्शन को देखने के बाद सबसे बेहतर मीनिंग जो दे रहा है वो दे रहा है एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट एंड एनर्जीज ऑन सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलिए अगला सवाल देखें, और वो है सवाल नंबर 15। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, यहां जो कह रहा है कि ऑल द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन आर्ट, जितने भी परफॉर्मेंस हैं ह्यूमन आर्ट के, चाहे वो किसी भी तरह की कला हो, एट विच वी लुक विद प्रेज, जिसको हम प्रशंसा से देखते हैं, और वंडर, और आश्चर्य से देखते हैं, आर। अब देखिए कि कोई भी जो वर्क ऑफ आर्ट है वो या परफॉर्मेंसेस है वो कहीं ना कहीं जो है वो पॉजिटिव होती है, करीब मेहनत हो सकता है, लगन हो सकती है। ये आपके मन में एक जो है आइडियोलॉजी क्रिएट होनी चाहिए कि यहां पर क्या डिमांड क्या हो रहा है। डिमांड ये हो रहा है, कह रहा है ऑल द परफॉर्मेंसेस ऑफ ह्यूमन आर्ट एट विच वी लुक विद प्रेज और वंडर आर डैश ऑफ द रेस्टलेस डैश। तब रेस्टलेस जो है फ्यूचर, रेस्टलेस फ्यूचर यहां पर सेंस ही नहीं देगा, आर ऑफ रेस्टलेस फ्यूचर गलत हो जाएगा। उसके बाद है आर विजन्स ऑफ रेस्टलेस परसिवरेंस। इसमें देखिए कि विजन्स जो है आर विजन्स ऑफ द फ्यूचर परसिवरेंस। अब यहां देखिए परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, परसिवरेंस का मतलब होता है लगन, ठीक है, दृढ़ता। क्या होता है, दृढ़ता, और ये यूज होता है नाउन की तरह। इसको जो है निरंतर ये भी कह सकते हैं, लगातार वो भी कह सकते हैं, प्रयत्न भी कह सकते हैं, दृढ़ता कह सकते हैं। तो कई सेंस में ये इस्तेमाल होता है। अब यहां पर देखिए कि इसके साथ फ्यूचर के लगन से हम यहां पर कह रहा है कि ऑल द परफॉर्मेंसेस ऑफ ह्यूमन आर्ट एट विच वी लुक एट, मतलब कि जो पहले से हो चुका है भाई, जिसे हम देखते हैं प्रशंसा और आश्चर्य की निगाह से, वो कैसे हो सकता है विजन्स ऑफ द रेस्टलेस फ्यूचर परसिवरेंस, नहीं हो सकता ना।
तो यहां पर इसलिए जो है ई को मैंने यहां से एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि ह्यूमैनिटी परसिवरेंस, ये जो है वो नहीं होगा। परसिवरेंस यहां पर ह्यूमैनिटी के साथ लगाना वो नहीं होगा। साथ में प्रूफ्स आर द प्रूफ्स ऑफ रेस्टलेस, ये ठीक है, प्रूफ्स वर्ड ठीक दिख रहा है कि हम जिस भी आर्ट फॉर्म को देख रहे हैं, परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, वो क्या है कि वो मेरे लिए प्रमाण है। रेस्टलेस ह्यूमैनिटी परसिवरेंस का नहीं, ठीक है, ह्यूमैनिटी मानवता के लगन का यहां पर वो मीनिंग ठीक ढंग से नहीं आ रहा है। चलिए इसको भी हम रखते हैं ऐसे अंडर कंसिडरेशन, हम आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए यहां पर क्या कह रहा है। मैनिफेस्टेशन का मतलब मैंने बताया था अभिव्यक्ति से है ना, विचारों से है। तो कह रहा है आर मैनिफेस्टेशन, और प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा से। क्या है? घोषणा, ठीक, या फिर कह सकते हैं निर्णय सुनाना। क्या हो जाएगा? निर्णय सुनाना। और ये इस्तेमाल होता है नाउन की तरह। देखिए इसमें MENT सफिक्स लगा हुआ है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि MENT जहां जहां लगा हुआ होगा वो जो है आपका नाउन होगा, वो नाउन सफिक्स होता है। तो यहां पर प्रोनाउंसमेंट का घोषणा के साथ जो है वो परसिवरेंस का जो है कॉम्बिनेशन, प्रोनाउंसमेंट परसिवरेंस, यहां मीनिंग ही नहीं दे रहा है कि ऑल द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन आर्ट एट विच वी लुक with praise or wonder are manifestations of manifestations नहीं है, अभिव्यक्ति कहां है? वो तो पूरा एक्सप्रेस है, वो एग्जीबिशन है, एग्जिबिट किया हुआ है, वहां प्रदर्शित है, जो हमने देखा है, जिसे हम प्रशंसा और आश्चर्य की नजरों से देखते हैं, जो मेरे लिए काफी प्रशंसनीय और आश्चर्यजनक है। तो यहां पर जो है ये फिर मीनिंग नहीं दे पाएगा, तो इसलिए ये भी यहां से एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास बच गया है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट का मतलब यहां से जो है वो मानसिक कल्पना से है। अब देखिए मानसिक कल्पना करना, ठीक है, यह भी होता है, या फिर आप कह सकते हैं चित्र कह सकते हैं, प्रदर्शन कह सकते हैं, झुकाव कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो वर्ब और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर जो ION है तो इस जगह पर ये नाउन सफिक्स के साथ है प्रोजेक्शन, तो चित्र प्रदर्शन ये है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि आर प्रोजेक्शंस ऑफ रेस्टलेस कंपोनेंट परसिवरेंस, यहां पर जो है कंपोनेंट का मीनिंग इसके साथ जो है वो फिट नहीं बैठ रहा। चलिए हम प्रोजेक्शंस मान लेते हैं कि वो जो प्रदर्शन है आर प्रोजेक्शंस ऑफ रेस्टलेस, कुछ दूसरे फिलर में अगर ढंग का वर्ड यहां होता तो बी मेरा आंसर होता, लेकिन यहां पर बी में जो दूसरे फिलर का वर्ड है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। कंपोनेंट परसिवरेंस इसका सही कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, मीनिंग नहीं दे पाएगा, इसलिए ये भी यहां से एलिमिनेट हो जाता है। अब मेरे पास कंसिडरेशन के लिए बचा है डी और देखने के लिए बचा है सी। अब सी में क्या है? इंस्टेंस, इसका मतलब होता है उदाहरण, ठीक है, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, ठीक, या फिर कहते हैं अवस्था, ठीक है, तो बेहतर है कि उदाहरण, ठीक। और फोर्स का मतलब है काफी मेहनत वाला, बलपूर्वक जो है वो लगन, दृढ़ता, वो चीज वहां पर उसके साथ जो है फिट बैठ रहा है। तो मीनिंग क्या आ रहा है कि ऑल द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन आर्ट एट विच वी लुक विद प्रेज और वंडर आर इंस्टेंसेस ऑफ, जो कि उदाहरण हैं, इंस्टेंसेस ऑफ रेस्टलेस फोर्स परसिवरेंस, मतलब है कि बल वाली, जो काफी जिद्द वाली जो लगन होती है, निरंतरता होती है, जो प्रयास होता है, जो दृढ़ता होती है, तो उसका सेंस यहां से आ रहा है फोर्स परसिवरेंस, और ये मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। इसीलिए जो है डी भी मेरा आंसर नहीं होगा, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी। देखिए इसमें शब्द जो है वो पुराने हैं, मुझे लगता है कि प्रोनाउंसमेंट भी पीछे हम उच्चारण जो बता चुके हैं, मैनिफेस्टेशन तो खैर बताया है, प्रोजेक्शन का भी की चर्चा पीछे मैंने की है। वैसे प्रोजेक्शन का मतलब जो है वो यहाँ पर चित्र, प्रदर्शन, कल्पना से लिया हमने। कंपोनेंट जो है वो चूंकि सेकेंड फिलर में फिट नहीं बैठा, इसलिए हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। फ्यूचर जो है ई वाले ऑप्शन का वो सटीक नहीं है दूसरे के लिए, फ्यूचर परसिवरेंस वहां पर नहीं सटीक बैठ रहा है। उसके बाद प्रूफ्स ठीक है, ह्यूमैनिटी परसिवरेंस यहां पर जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है। सबसे बेहतर मीनिंग दे रहा है इंस्टेंसेस एंड फोर्स परसिवरेंस, इसलिए इसका जो आंसर है वो है सी। चलिए फटाफट अगला सवाल लेते हैं, और वो है सवाल नंबर 16वां। समय शुरू होता है आपका। टाइम्स अप। क्या कह रहा है देखिए, पनिशमेंट इज, फिर क्या है? एक फिलर है, ठीक, एंड
डैश अ लॉट ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। अब देखिए यहां जो दूसरे फिलर में है कि पनिशमेंट कह रहा है कुछ है और वो कुछ करता है रॉन्ग डूइंग्स को, तो रॉन्ग डूइंग्स को क्या करता है, रोकता है। अगर हम किसी को सजा देते हैं, जो हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम में है कि कोई भी गुनाह अगर आप करते हैं तो सजा क्यों दी जाती है, बदला लिया जाता है, हम्मुराबी की संहिता है कि आंख फोड़ दिया तो हम भी आंख फोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वो इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे लोग उसे उदाहरण के तौर पर लें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो क्या होता है कि गलत काम करने से रुकते हैं, उनके मन में ये बात होती है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, मुझे भी क्षति पहुंच सकती है। बहुत सारे आवेग में लिए गए निर्णय पर यही पनिशमेंट कई बार रोक लगाता है। तो देखिए पहला क्या है, डेटरेंट का मतलब होता है बचाव, ठीक है, क्या होता है, बचाव। उसके बाद क्या होता है, डराकर, इसका जो सेंस होता है डराकर रोकने वाला, रोकने वाला, या इसका सेंस और होता है निवारक, ठीक है, और ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। तो क्या कह रहा है कि पनिशमेंट इज अ डेटरेंट। पनिशमेंट क्या है, डराकर रोकने वाला है, एक निवारक है, ठीक है। क्या कह रहा है, एंड प्रिवेंट्स, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, है ना, रोकथाम करना, ठीक। प्रिवेंट का क्या मतलब होता है, रोकथाम करना। तो यहां पर क्या कह रहा है कि प्रिवेंट्स अ लॉट ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। तो मीनिंग तो मेरा पहले वाले से ही फिट बैठ रहा है ना, एकदम सटीक मीनिंग आ गया कि पनिशमेंट क्या है, एक डेटरेंट है, डराकर रोकने वाला है, एक निवारक है जो कि रोकता है, रोकथाम करता है लॉट ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। तो मीनिंग यहां पर आ रहा है और मेरे हिसाब से इसका आंसर ए है, लेकिन चेक कर लेते हैं। अब यहां दिया हुआ है पनिशमेंट इज मैंडेटरी, चलिए मैंडेटरी चलिए मान भी लेते हैं। दूसरा लिखा हुआ इंश्योर्स, तो पनिशमेंट इंश्योर करता है और बुरे काम को करने के लिए, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो ये यहां से खत्म हो गया, ठीक है। अब कह रहा है पनिशमेंट इज एसेंशियल, इट एंड नलिफाइज अ लॉट ऑफ रॉन्ग डूइंग। ऐसा नहीं है, एसेंशियल नहीं है भाई, जरूरी थोड़ी है कि हर बार पनिशमेंट के माध्यम से ही हम निवारण कर सकते हैं। तो ये भी जो है ऑप्शन मेरे पहले वाले के हिसाब से, जो पहला वाला मैंने लिखा निवारक है, वो क्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं हम, लेकिन इस तरीके से एसेंशियल कि अनिवार्य है तो मीनिंग नहीं आएगा। फिर देखिए एन एविल, पनिशमेंट एन एविल, एविल नहीं है भाई, कई जगहों पर यह फायदेमंद है। अब एक वर्ड है इनएविटेबल, इसका मतलब होता है अनिवार्य। चलिए ये तो ठीक लग रहा है, इनएविटेबल जो है ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, अटल इसका मीनिंग होता है। तो ये ठीक लग रहा है कि पनिशमेंट इज इनएविटेबल, कि पनिशमेंट जो है वो अनिवार्य है। लेकिन अगला वर्ड क्या लिख दिया ना कि एंड इनकरेजेस अ लॉट ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। पनिशमेंट इनकरेज थोड़ी करता है रॉन्ग डूइंग्स को, पनिशमेंट उसको रोकथाम के लिए यूज किया जाता है, उसको रोकता है किसी ना किसी हद तक, ठीक है। वो जुनूनी बदले की बात नहीं कर रहे हैं, मेरे को पनिश किया हम जज को ही मार देंगे, वो उसकी बात नहीं कर रहे, वो बेवकूफी है। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर नहीं सोच सकते हैं। सिंपल सा है कि जो मेरा पहला वाला ऑप्शन है वो इसमें सटीक बैठ रहा है, दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। क्लियर है, बहुत ही आसान है कि पनिशमेंट इज अ डेटरेंट, पनिशमेंट एक निवारक है, एंड प्रिवेंट्स अ लॉट ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 17वां, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, द अकाउंट ऑफ द क्राइम गिवन बाय, अकाउंट का मतलब है कि जो किया है, मतलब कहानी, जोड़ घटाओ हिसाब झारी, जो मतलब जिस तरह का क्राइम है। क्या कह रहा है, द अकाउंट ऑफ द क्राइम गिवन बाय अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, वॉज, एक पहला फिलर है, एंड वॉज दूसरा फिलर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि डिपेंडेबल एंड अनकॉग्निजेबल। अब सबसे पहले अनकॉग्निजेबल का मतलब होता है कॉग्निजेबल, अनकॉग्निजेबल का मतलब, कॉग्निजेबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग नोन, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा अननोन, कैपेबल ऑफ बीइंग अननोन, ठीक है, जो मतलब जिसका पता ना हो, कुछ ना हो। और डिपेंडेबल का मतलब होता है कि आधारित हो, किसी पर आश्रित हो, उस सेंस में। दूसरा यहां पर जो कह रहा है, द अकाउंट ऑफ द क्राइम गिवन बाय अक्यूज्ड वाज डिपेंडेबल एंड अनकॉग्निजेबल, ये दोनों का पेयर ही फिट नहीं बैठ रहा है कि डिपेंडेबल भी होगा और कैपेबल ऑफ बीइंग अननोन भी होगा,
ये कैसे होगा? अगर किसी पर आश्रित होगा तो वो नोन होगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन ही उल्टा है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये मेरा एलिमिनेट हो गया, यहां से नहीं होगा। सी नंबर को देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि द अकाउंट ऑफ द क्राइम गिवन बाय द अक्यूज्ड वाज फॉल्स, और फिर कह रहा है एंड वाज एप्रिसिएबल। तो भैया जब फॉल्स है तो एप्रिसिएबल कैसे हो गया? एप्रिसिएबल का मतलब प्रशंसनीय है, सराहनीय है। तो भैया जब झूठा है तो कैसे हो जाएगा सराहनीय? तो मेरा सी नंबर भी चला गया, ठीक है। अब फिर देखिए कि डी में क्या कह रहा है कि द अकाउंट ऑफ द क्राइम गिवन बाय द अक्यूज्ड वाज कंप्लीट एंड इमेजिनरी। दोनों तो उल्टा है, जब कंप्लीट है तो इमेजिनरी कैसे? इसीलिए डी भी यहां से खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या बचा? बी और बचा ई। तो ई को पहले देख लेते हैं। एग्जैगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। एक्चुअली ये होता है, कभी कभी जो है बढ़ा चढ़ा करके भी कहा जाता है, लेकिन अक्सर जो अक्यूज्ड होता है, आरोपी, वो बढ़ा चढ़ा करके कहता नहीं है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा करके कहना। और अनपार्डनेबल का मतलब होता है अक्षम्य, ठीक है। एग्जैगरेट जो है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, और अनपार्डनेबल, पार्डनेबल जो है वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, अक्षम्य। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि द अकाउंट ऑफ द क्राइम गिवन बाय द अक्यूज्ड वाज एग्जैगरेटेड एंड अनपार्डनेबल। ये थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट लग रहा है कि अगर कोई भी अक्यूज है ना, वो अपने क्राइम को बढ़ा चढ़ा के कभी सामने नहीं रखता है, वो उसको जितना घटा सकता है कम से कम बचने की कोशिश, साथ में अनपार्डनेबल। ये अक्यूज्ड है, क्राइम है, अनपार्डनेबल सुटेबल नहीं है। अब यहां दूसरा देखते हैं। फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, जो बी में ऑप्शन है, एंड दिस वन इज एडजेक्टिव। अनरिलायबल का मतलब होता है जो भरोसेमंद ना हो, अविश्वसनीय। क्या होता है? अविश्वसनीय, और ये भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अब जरा इसको मिला के देखिए, क्या कह रहा है कि द अकाउंट ऑफ द क्राइम गिवन बाय द अक्यूज्ड वाज फिक्टिशियस। तो पहले क्या हो गया कि काल्पनिक हो गया, ठीक है, जिसका कि भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरा क्या लिखा हुआ? एंड वाज अनरिलायबल। तो अनरिलायबल जब हो गया, अविश्वसनीय हो गया, तो भैया फिक्टिशियस है तो अनरिलायबल होगा ही। ये दोनों वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है, ये सेंटेंस को एकदम कंप्लीट कर रहा है और सही मीनिंग दे रहा है। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। देखिए घबराइएगा नहीं, मैं यहां जो आपको समझाता हूं, एक एक वर्ड सामने रखता हूं। अगर आप चाहें तो वर्ड्स लिख सकते हैं, उसको 2-4 बार दोहरा सकते हैं, और फिर छोड़ दीजिए। रटने नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये वर्ड फिर आएगा अगले दिन। उस दिन बस ये तय कर लीजिए कि पिछले दिन जो पढ़े थे वो मीनिंग आई या नहीं आई। अगर नहीं आई है तो पिछले दिन पढ़ने में आपको कमी रह गई। एक बार पिछला पन्ना पलट के देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और इस तरीके से आपके पास अच्छा खासा जो है वर्ड स्टॉक हो जाएगा, और फिर जाकर के आप वोकैब में 10 में से 7, 6, 7, 8 कर सकेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। वो है सवाल नंबर 18। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। क्या कह रहा है देखिए, यह भी बड़ा आसान सा सवाल है कि कह रहा है प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री कैन ओनली बी एग्रेवेटेड। अब एग्रेवेटेड का मतलब होता है बिगाड़ देना, मतलब उसको बदतर बना देना, ठीक है, नेगेटिव सेंस है इसका, है ना, उसको उत्तेजित कर देना, जो प्रॉब्लम है उसको भड़का देना, ठीक है। जैसे कि अभी हो रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा कहां हो रहा है, देश में बहुत सारे लोग बौड़ा गए हैं, ठीक है, ठीक, बहुत सारे लोग तो बहरे हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर ये मेरा मुद्दा नहीं है और आपका भी मुद्दा नहीं है, हम सबकी परेशानी अलग है। मैं आपकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए हूं, और आप अपनी परेशानी लेकर के मौजूद हैं कि सर सॉल्व करें, ताकि आप जीवन में एक अच्छी जगह पर पहुंच सके, अपने देश और समाज का कल्याण कर सके। हमारे एंड से हम यही कर सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर। क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री कैन ओनली बी एग्रेवेटेड, उत्तेजित कर दिया जाता है, बिगाड़ दिया जाता है। टोन क्या है? नेगेटिव। तो क्या डेडिकेटेड एंड पैट्रियोटिक होगा? जो डेडिकेटेड होगा अपने देश के लिए, और जो पैट्रियोटिक होगा, देशभक्त होगा, वो कभी बिगाड़ेगा? जो कभी उत्तेजित करेगा? नहीं करेगा ना। ये बस यहां से खत्म होगा। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पण, और पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्त, ठीक है। ये सब बहुत कॉमन वर्ड है। एक दिख रहा है सेल्फिश एंड इररिस्पॉन्सिबल, जो स्वार्थी होगा और गैर जिम्मेदार होगा। ये लग रहा है कि हो सकता है।
है ना, सेल्फिश एंड इररिस्पॉन्सिबल, दोनों मीनिंग सही है कि वैसे लोग भड़का सकते हैं जो स्वार्थी हो, पैसा वैसा ले ले, अपना स्वार्थ देखने के चलते कुछ भी कर दे, उल्टा पुल्टा बोल दे, भड़का दे, आग लगा दे, जले देश जले अपना घर, ठीक है, ठीक। और दूसरा क्या है, इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, जो जिम्मेदारी नहीं समझते हैं एक नागरिक का। तो ये मीनिंग ठीक लग रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिर यहां ठीक लग रहा है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो क्या होता है, देश का विरोध करने वाला, देश में आग लगाने वाला, नहीं होता है ना, सेंस नहीं आ रहा है ना। फिर देखिए केयरफुल का भी सेंस यहां पर नहीं आ रहा ना, पहले से एलिमिनेट हो गया ना। और जो इंडिपेंडेंट होगा और प्रैक्टिकल होगा वो लोग ऐसा करेंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, डिपेंडेंट मतलब गुलाम, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, इसलिए होता है इंडिपेंडेंस डे, बहुत कॉमन वर्ड है। और प्रैक्टिकल का मतलब जो व्यवहारिक होते हैं, जो समझते हैं क्या सही क्या गलत, क्या उचित क्या अनुचित, तो वैसे लोग भी नहीं करेंगे। तो आराम से जो है मेरा एलिमिनेट हो गया ए बी सी और ई। तो आंसर हो गया मेरा डी, ठीक है। लेकिन एक वर्ड है अनस्क्रपलस का मतलब होता है अनैतिक। और देखिए दोनों जो है उल्टा है, ठीक है, केयरफुल और ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो सबसे बेहतर मीनिंग क्या दे रहा है कि देश की जो समस्या है ना वो बिगाड़ दी जाती है, उत्तेजित कर दी जाती है, किसके द्वारा, सेल्फिश और इररिस्पॉन्सिबल लोगों के द्वारा। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, है ना। आसान, पहला वाला 5 क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन अभी मजा आ रहा है, सही भी हो रहा होगा। लिख करके बताइएगा कितना अंक आया आपको 10 में, ठीक है, 11 से 20 में आपको कितने अंक आए। चलिए अगला सवाल लिया जाए, सवाल नंबर 19, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। क्या कह रहा है, कह रहा है द, एक फिलर है यहां पर, विद विच ही इज एबल टू विल्ड, विल्ड का मतलब होता है उपयोग करना, ठीक है, वर्ब की तरह। विल द पेंट ब्रश इज रियली, यहां पर दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दिख रहा है कि वो जिस तरीके से पेंट ब्रश यूज कर रहा है ना, इज रियली। तो यहां पर देखिए, यहां अननेसेसरी जो है वो नहीं, गलत है यहां पर, ठीक है। ये कह रहा है कि द एनर्जी विद विच ही इज एबल टू विल्ड द पेंट ब्रश इज रियली अननेसेसरी। ये मीनिंग दे सकता है यहां पर, लेकिन यहां पॉजिटिव है। अगर इससे बेहतर मीनिंग आता है तो देखिए यहां पर देखते हैं क्या है। तो ये लग रहा है कि नेगेटिव सेंस अगर दें तो कह रहा है कि द एनर्जी विद विच ही इज एबल टू, लेकिन एबल देखिए यहां पर सक्षम है ना, तो उस हिसाब से जो है वो, यहां अगर ये होता कि वो इंपोज कर रहा है, लगा रहा है या लगाता है, तब यहां पर वो जिस आसानी से सक्षम हो रहा है या जिस माहिरता से, जिस उसके जो क्या कहते हैं एक्सपर्टीज से वो कर रहा है, उससे लग रहा है, तो पॉजिटिव ही यहां पर दिखना चाहिए। रॉयल का यहां पर सेंस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। मैजेस्टी का भी जो है वो गरिमा, प्रताप और विभूति के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। रॉयल भी जो है उसी सेंस में इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों यहां से एलिमिनेट हो गया। यहां पर स्वीप का मतलब होता है चक्कर, फैलाव, सफाई करना, तो इस सेंस में जो है यहां पर इसका कोई भी यूज नहीं है। अब आया कि द प्रैक्टिस विद हिज ही इज एबल टू, यहां प्रैक्टिस का भी सेंस नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस यहां पर प्रैक्टिस नहीं है। यहां कह रहा है कि उपयोग कर रहा है, तो भाई प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस पहले से है, जो जिस तरीके से, आसानी से। तो ईज का मतलब जो है यहां आसानी से है, ठीक है। तो कह रहा है कि द ईज विथ विच ही इज एबल टू विल्ड द पेंट ब्रश इज रियली रिमार्केबल, मतलब जितनी आसानी से वो पेंट ब्रश का उपयोग कर रहा है ना, वो एक्चुअली रिमार्केबल है ना। क्या कह रहा है, पेंट ब्रश इज रियली रिमार्केबल। तो ये जो ऑप्शन है, इसका जो मीनिंग है वो एकदम सटीक आ रहा है, और इसलिए जो इसका आंसर है वो है ई। चूंकि क्वेश्चन आसान है इसलिए इसमें मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं और तेजी से इसको बताते जा रहा हूं। आज के सेशन का आखिरी सवाल लेते हैं और प्रयास करिए। चलिए सवाल नंबर 20, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए यहां पर जो है बियर, इसके साथ क्या है ऑप्शन में आपको देखिए प्रेपोजिशन दिख रहा है, आउट दिख रहा है, ऑन दिख रहा है, विद दिख रहा है, एट दिख रहा है और फोर दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं फ्रेजल वर्ब का कॉम्बिनेशन देख लीजिए कि एक है बियर आउट, इसका मतलब होता है समर्थन करना। क्या होता है, समर्थन करना। जो दूसरा है वो है बियर ऑन, इसका मतलब होता है पर प्रभाव डालना, ठीक। जो तीसरा है वो है बियर
विद, इसका मतलब होता है धैर्य रखना। क्या होता है? धैर्य रखना, या होता है साथ देना। ये 3 है। बाकी जो 4 के साथ है इसका कॉम्बिनेशन नहीं है, 8 के साथ है इसका कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अब यहां पर क्या है? इफ यू काइंडली बेयर आउट, समर्थन करने के सेंस में दे रहा है। बेयर आउट मी फॉर सम टाइम आई शैल अंडरस्टैंड द होल, ये भाई समर्थन मुझे करेंगे तो मैं समझा दूंगा, खुद समझ नहीं लूंगा। यहां पर ये सेंस है तो इस लिहाजन ये यहां से कट जा रहा है। ठीक है, अब यहां इस सेंटेंस के हिसाब से बियर ऑन का मीनिंग ही नहीं आ रहा है, ये जो है मेरे इसके लिए उपयोग नहीं होगा भाई, इस पर प्रभाव डालने का कोई सेंस ही नहीं है। तीसरा वाला जो है बियर विद, वो देखिए जरा, इफ यू काइंडली बियर विद मी फॉर सम टाइम, कि अगर आप मेरा साथ दें, धैर्य बनाए रखें, आई शैल क्लेरिफाई द होल इशू, मतलब है कि मैं जो है सारे इशू को क्लेरिफाई कर पाऊंगा अच्छे तरीके से, पूरे संपूर्ण इशू को। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन है वो आपका ये डी नंबर होगा, आंसर इसका हो जाएगा डी। और इसमें जो गेम है वो फ्रेजल वर्ब का है। अगर आपने फ्रेजल वर्ब के एपिसोड नहीं देखे हैं, चूंकि मेरे चैनल पर उस समय में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो लाइटिंग साउंड में थोड़ी आपको इरिटेशन या परेशानी हो सकती है, बट 200-250 के आसपास फ्रेजल वर्ब के मीनिंग जो है, जो एपिसोड है, वो मैंने चैनल पर लगा रखा है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक करके ही सही, लेकिन उसको नोट डाउन करिए, देखिए, समझिए। कोई परेशानी हो तो आप मुझे सूचित कीजिए। देखिए यहां पर सब गेम जो है फ्रेजल वर्ब का है। पहला है बियर आउट, इसका मतलब होता है समर्थन करना। दूसरा है बियर ऑन, इसका मतलब होता है पर प्रभाव डालना। तीसरा है बियर विद, उसका मतलब होता है धैर्य रखना। और बियर के साथ 4 का और 8 का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो इसीलिए वो दोनों वहां से खत्म हो जाता है। मीनिंग के हिसाब से हम देख रहे हैं तो बियर विद सटीक बैठ रहा है कि अगर आप मेरा साथ दें, धैर्य बनाए रखें कुछ देर के लिए, तो मैं आपको हर चीज, पूरा इशू जो है वो क्लैरिफाई कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको इसमें अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे। आप सब अपना अंक नीचे लिख करके मुझे जरूर सूचित करें। और अगर इस एपिसोड के दौरान कोई कठिनाई हुई हो, कुछ भी ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो, वो भी आप मुझे लिखिए। उम्मीद तो यही है कि आपको ये सेशन मेरे साथ करके मजा आया होगा। 10 सवाल बना के काफी अच्छा फील कर रहे होंगे, बहुत सारे वर्ड सीखने के लिए मिले। ये एपिसोड आपके लिए काफी फायदेमंद रहा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए, वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय यहां से विदा लेने का, लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इसी तरह के रोचक और बहुत सारे सिखाने वाली बातों वाले एपिसोड के साथ हम बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।